जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट जो है आपका, जिसमें हमें पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि फ्रॉम प्लेटो टू बुद्धिज्म पढ़ना है। उसका क्वेश्चन पेपर आपको जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिले कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यह भी देखा गया है कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जो हैं वह सेम मिलते रहते हैं। तो आपके लिए यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपको यह पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न, किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ उन सभी को भी प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पेपर फर्स्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू बुद्धिज्म। यह हमने पहले ही आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, मतलब कुछ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। देखिए आपको उसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लेटोस एजुकेशन सिस्टम। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, मतलब इंग्लिश में चाहते होंगे पेपर को समझ लें, और बाकी जो हल है आपको हिंदी में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ लें। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लेटोस एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले आपको पूरा पेपर दिखा दिया जाएगा, फिर उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अरस्तु की राज्य की उत्पत्ति की संकल्पना क्या है, संक्षेप में बताइए। प्रश्न आप ध्यान से सुनते जाइए, उत्तर आपको लास्ट में हर एक प्रश्न के बताए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है अरस्तु के परिवार संबंधी संकल्पना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न क्या है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलेशनशिप बिटवीन द चर्च एंड स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंट अगस्टाइन। संत अगस्टाइन के अनुसार चर्च और राज्य के बीच संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है मैकियावेली के मानव स्वभाव की अवधारणा को पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैकियावेलीज कॉन्सेप्शन ऑफ द ह्यूमन नेचर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द मार्सिलियो ऑफ पडुआ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सप्लेन इन द ब्रीफ। मार्सिलियो के ऑफ पडुआ के अनुसार सरकार के क्या कार्य हैं, संक्षेप में बताइए। आठवां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका आठवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न आपका है क्या आप मैक्सी के इस कथन से सहमत हैं कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी विचारक था? जो प्लेटो है वह एक साम्यवादी विचारक है, या किसने कहा था? मैक्सी ने कहा था। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन एवं तर्क दीजिए। 10वां प्रश्न हमारा है क्रिटिकली एग्जामिन अरिस्टोटल्स थियरी ऑफ स्लेवरी। अरस्तु के दासता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 11वां प्रश्न है इलैबोरेट द कॉन्सेप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ प्रोस्पाउंडेड बाई संत थॉमस एक्विनस। संत थॉमस एक्विनस द्वारा किन किए गए कानूनों के वर्गीकरण की विस्तार से चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न है क्रिटिकली एग्जामिन मैकियावेलीज आइडियाज ऑन द आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। शासन कला पर मैकियावेली के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 13वां प्रश्न है वाई अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को राजनीति का पिता क्यों कहा जाता है, तर्क दीजिए। ये तो आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। अब इसका आपको जो है उत्तर बताया जाएगा। पहला प्रश्न आपका था प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उसका अर्थ हम अच्छे से जानेंगे जब भी आपके एग्जाम हो। क्वेश्चन पेपर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, जिससे सॉल्व कराया जाए। एक प्रकार से आप अपना आकलन भी उससे कर पाएंगे, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम नहीं हुए रहेंगे उनके लिए हम जब सॉल्व कराएंगे तो उनके लिए यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको पता होना चाहिए 86 048 46 796। ये व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा डिस्कशन ग्रुप बना है वहाँ पर भेज सकते हैं। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम जानें तो प्लेटो जो था वह एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनकी शिक्षा व्यवस्था के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, उनके शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना है।
जो समाज के लिए उपयोगी हो। अर्थात जो प्लेटो ने शिक्षा अपना सिद्धांत दिया हुआ था उसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो व्यक्ति हो उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा के स्तर बताए हुए थे, जिसमें से उन्होंने 3 स्तरों में विभाजित किया हुआ था शिक्षा को। पहला था मतलब प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, इस स्तर पर बच्चों को संगीत, कला और शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, इस स्तर पर छात्रों को गणित, विज्ञान और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तीसरा है उच्च शिक्षा, इस स्तर पर छात्रों को दर्शन शास्त्र, राजनीति और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। अर्थात कुल मिलाकर प्लेटो ने 3 स्तर में बांटा हुआ था शिक्षा को। कौन कौन से? प्राथमिक शिक्षा, दूसरे माध्यमिक शिक्षा और तीसरा था उच्च शिक्षा। अगला हमारा है उनके शिक्षा के तरीके क्या थे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के तरीके निम्नलिखित होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला था संवाद के द्वारा शिक्षा देना। शिक्षक और छात्र के बीच संवाद होना चाहिए, मतलब किसी टॉपिक को लेकर शिक्षक पहले जो है संवाद करे, उससे पूछे कि उसके विषय में क्या जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, जैसे पहले हम जब छोटे होते थे तो हमसे ऐसे लिखाया जाता था, गाय पर निबंध लिखिए। तो जो बच्चे होते थे वह स्वयं जो देखे हुए होते थे वह बताते थे कि गाय के 4 पैर हैं, क्या है, एक पूंछ है, ये सभी चीज़ें वह देख के बताते थे। अर्थात संवाद के तरीके से शिक्षा देना। दूसरा है प्रश्नोत्तर, छात्रों को प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। अर्थात कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो जो छात्र है उसे अधिकार हो कि वह प्रश्न पूछ सकता है। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आया है, कोई एक टॉपिक, कोई एक बिंदु नहीं समझ में आया है, तो आप भी पूरा पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर करना शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तीसरा क्या है? व्यवहारिक शिक्षा, छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे जीवन में उपयोग कर सकें। अगला हम निष्कर्ष हम देखें प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का, तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्य, स्तर और तरीकों पर जोर दिया गया है। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करती है और समाज के लिए यह उपयोगी होती है। क्या? शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होती थी। ऐसा किसका विचार था? प्लेटो का विचार था, जो कि एक सही विचार है। अगला प्रश्न हमारा था अरस्तु की राज्य की उत्पत्ति की संकल्पना क्या है, संक्षेप में बताइए। अरस्तु क्या बताता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? ऐसा अरस्तु ने क्या बताया? तो अरस्तु ने कहा कि जब मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, इसलिए पुरुष और महिला मिलकर परिवार बनाते हैं, परिवार का विस्तार होता है और कई परिवार मिलकर गांव बनाते हैं और कई गांव मिलकर शहर या राज्य बनता है। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति किसने बताई? अरस्तु ने। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वह अकेले नहीं रह सकता है, तो वह मनुष्य जो है पुरुष और महिला मिलकर एक परिवार बनाते हैं, परिवार का विस्तार होता है तो कई परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? गाँव बनाते हैं, और कई गाँव जब मिल जाता है तो शहर या राज्य बन जाता है। अरस्तु के मुताबिक राज्य की उत्पत्ति के बारे में कुछ और बातें हैं जो कि हमें जान लेनी चाहिए। राज्य एक स्वाभाविक चीज है और मनुष्यों के लिए जरूरी होती है। ऐसा किसने कहा? अरस्तु ने कहा। राज्य अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक और उसकी प्रकृति जो है जीवधारी जैसी होती है। अरस्तु के मुताबिक राज्य का आदर्श रूप जो है पॉलिटी, शासन प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। अरस्तु के मुताबिक राज्य का आकार और जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए। अरस्तु के मुताबिक राज्य समुद्र के किनारे होना चाहिए। अरस्तु के मुताबिक राज्य के नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का होना चाहिए। अर्थात जो अरस्तु है वह बोलता है कि जो हमारा राज्य हो वह किसी समुद्र के किनारे हो, क्योंकि उसका विचार था व्यापार, जल की आवश्यकता और विभिन्न चीज़ें उसने ध्यान में रखकर यह बातें कही थी। अगला हम देखेंगे अरस्तु के परिवार संबंधी संकल्पना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये हमारा प्रश्न था। तो परिवार की परिभाषा अरस्तु ने क्या दी है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कराया जा रहा है, बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा अगर ध्यान से सुने रहेंगे। इसका PDF आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से आप एक बार रिविजन कर लेंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हैं अगर ये आ गए तो आप 100% करके आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यह आपके एक ही यूनिवर्सिटी के नहीं, हम 2 यूनिवर्सिटी के ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर के पहले करा चुके हैं, यह तीसरी यूनिवर्सिटी है। तो आप समझ लीजिए कि 3-4 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा
होगा। तो ध्यान से देखें, दिए गए जो हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है उसको रिवीजन करें। चलिए देखते हैं परिवार की परिभाषा अरस्तू के अनुसार क्या थी। अरस्तू के अनुसार परिवार एक प्राकृतिक इकाई है जो पति पत्नी और उनके बच्चों से मिलकर बनती है। ऐसा कौन कहता है? अरस्तू महोदय कहते हैं कि जो परिवार है वह एक प्राकृतिक इकाई है और कैसे वह बनता है? पति पत्नी और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। परिवार के उद्देश्य के बारे में क्या बताया? अरस्तू के अनुसार परिवार के 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति। परिवार का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे कि आपके परिवार में आपके पिता होंगे, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं। आपको क्या खाना है, आपके घर भर को क्या खाना है, आज क्या बनेगा, ये सभी चीज़ें की आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? आपके परिवार के जो मुखिया होते हैं। अगला है बच्चों की देखभाल करना। परिवार का एक अन्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल और उनके पालन पोषण का है। तीसरा है सामाजिक स्थिरता। परिवार का एक अन्य उद्देश्य सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना है। परिवार के सदस्यों का क्या क्या कर्तव्य होता है? अरस्तू के अनुसार परिवार के सदस्यों के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। पति पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं? पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार और सहयोगी होना चाहिए। माता पिता क्या कर्तव्य होते हैं? माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल और उनके पालन पोषण का कर्तव्य होना चाहिए। और बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। एक प्रकार से अरस्तू के विचारों को आप पढ़ रहे हैं। अरस्तू के अनुसार परिवार के सदस्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए आप देख रहे हैं, जो कि एक प्रकार से 100% बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया हुआ है कि पति पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? वह एक दूसरे के प्रति वफादार हों और सहयोगी हों। माता पिता का क्या कर्तव्य हो? माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। और बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कि वह अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। किसको? बच्चों को। बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही हुई हैं। अगला प्रश्न हमारा, संत अगस्ताइन के अनुसार चर्च और राज्य के बीच संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो चर्च और राज्य के बीच में क्या संबंध बताए हुए हैं? किसने? संत अगस्ताइन ने। संत अगस्ताइन के अनुसार चर्च और राज्य 2 अलग अलग संस्थाएं हैं जिनके अपने अलग अलग उद्देश्य और कार्य हैं। चर्च की भूमिका में उन्होंने क्या बताया है कि चर्च की भूमिका आत्माओं की सलामती और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। चर्च का मुख्य उद्देश्य लोगों को ईश्वर के बारे में शिक्षित करना और उन्हें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना होता है। यह किसका कार्य है? चर्च की भूमिका है, चर्च के कार्य हैं। राज्य की क्या भूमिका है? राज्य की भूमिका लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह राज्य का कार्य है। चर्च और राज्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए संत अगस्ताइन के अनुसार? संत अगस्ताइन के अनुसार चर्च और राज्य के बीच में संबंध सहयोग और समन्वय के आधार पर होना चाहिए। चर्च और राज्य दोनों को एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह किसने बताया? संत अगस्ताइन के अनुसार हमने देखा कि चर्च और राज्य में क्या संबंध हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? संत अगस्ताइन के अनुसार चर्च और राज्य के बीच संबंध सहयोग और समन्वय के आधार पर होना चाहिए। चर्च और राज्य दोनों को एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक प्रकार से आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप हिंदू हैं तो चर्च को आप मंदिर समझ लीजिए और राज्य है ही। आप मुस्लिम हैं तो चर्च को आप जो है मदरसा समझ लीजिए, मुस्लिम है तो मदरसा समझ लीजिए, वहाँ पर पढ़ाई होती है, या फिर जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ते हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वह धार्मिक चीज़ अलग है और राज्य आपके आर्थिक विकास को देखता है, आपकी सुरक्षा देखता है, ये सभी कार्य करता है। यह चीज़ आप जब दिमाग में सेट करके चलेंगे तो चर्च और राज्य में जो अगस्ताइन ने बताया है कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, मैकियावेली के मानव स्वभाव की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मानव स्वभाव की प्रकृति किसके अनुसार? मैकियावेली के अनुसार। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव में 2 मुख्य पहलू हैं, भलाई और बुराई। उनका मानना था कि मानव प्रकृति में दोनों पहलू मौजूद हैं लेकिन बुराई की प्रवृत्ति अधिक प्रबल है। मैकियावेली क्या कहते हैं? मानव का जो स्वभाव है उसमें भलाई और बुराई दोनों मौजूद हैं परंतु उसमें बुराई जो है वह अधिक मात्रा में है। आगे देखेंगे मानव स्वभाव की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता क्या बताई है मानव स्वभाव की?
मैकियावेली ने कि वह है स्वार्थ। हर एक व्यक्ति स्वार्थी होता है। मैकियावेली के अनुसार मानव प्रकृति में स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है, लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। दूसरा है भय और लालच। मैकियावेली के अनुसार मानव प्रकृति में भय और लालच की प्रवृत्ति होती है, लोग भय से प्रेरित होकर काम करते हैं और लालच के कारण अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तीसरा है अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता। मैकियावेली के अनुसार मानव प्रकृति में अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति होती है, लोगों की प्राथमिकताएं और व्यवहार समय के साथ बदलते रहते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो मैकियावेली के मानव स्वभाव की अवधारणा के अनुसार मानव प्रकृति में स्वार्थ होता है, भय होता है, लालच, अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता की प्रकृति होती है। यह अवधारणा जो है राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नेताओं को, लोगों को व्यवहार और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न, बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बोधा ने संप्रभुता के सिद्धांत के विषय में क्या बताया है? बोधा के अनुसार संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो उसे अपने क्षेत्र में अपने नागरिकों पर नियंत्रण रखने और अपने निर्णय लागू करने की अनुमति देती है। संप्रभुता के लक्षण बोधा ने क्या क्या बताए हैं? सबसे पहला बोधा ने संप्रभुता के लक्षण में अभेद्यता बताया है। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के निर्णयों पर किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा संप्रभुता का बताया है लक्षण अविभाज्यता। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की शक्ति अविभाज्य है और उसे किसी भी अन्य संस्था या व्यक्ति के साथ बांटना नहीं चाहिए। तीसरा है अनन्य। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की शक्ति अनन्य है, उसे किसी भी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। संप्रभुता के प्रकार क्या क्या बताए हैं बोधा ने? सबसे पहला है आंतरिक संप्रभुता। यह राज्य की उस शक्ति को संदर्भित करता है जो उसे अपने क्षेत्र में अपने नागरिकों पर नियंत्रण रखने और निर्णय लागू करने की अनुमति देती है। दूसरा है बाहरी संप्रभुता। यह राज्य की उस शक्ति को संदर्भित करता है जो उसे अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने और अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति देती है। आगे हम देखेंगे सातवां प्रश्न हमारा है, मर्सिलियो ऑफ पडुआ के अनुसार सरकार के क्या कार्य हैं, संक्षेप में बताइए। सरकार के कार्यों को बताया है मर्सिलियो ऑफ पडुआ ने। सबसे पहला कार्य न्याय प्रदान करना। सरकार का कार्य, पहला कार्य मर्सिलियो ऑफ पडुआ ने बताया है कि न्याय प्रदान करना, जनता को वह न्याय प्रदान करे। सरकार का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना है जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहे। दूसरा है सुरक्षा प्रदान करना। सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा प्रदान करना है जिससे नागरिकों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा मिल सके। तीसरा है सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना। सरकार का कार्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना भी है, जैसे कि सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, ये कौन बनवाता है? सरकार बनवाती है। चौथा कार्य मर्सिलियो ऑफ पडुआ ने बताया है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सरकार का कार्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जिससे नागरिकों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। पांचवा है विदेश नीति का निर्माण करना। सरकार का कार्य विदेश नीति का निर्माण करना भी है जिससे देश के हितों की रक्षा की जा सके। अगला प्रश्न हमारा है आठवां, प्लेटो के संपत्ति का जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है प्लेटो ने, उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो संपत्ति के साम्यवाद की परिभाषा प्लेटो के अनुसार क्या है कि संपत्ति का साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज के सभी सदस्य संपत्ति के मामले में समान हो, अर्थात कोई भी समाज हो उसमें हर एक व्यक्ति के पास जो संपत्ति हो वह समान हो। ऐसा किसने कहा? प्लेटो महोदय ने कहा। संपत्ति के साम्यवाद के कारण क्या बताए? प्लेटो के अनुसार संपत्ति के साम्यवाद के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, समाज में असमानता। प्लेटो के अनुसार समाज में असमानता के कारण संपत्ति का साम्यवाद आवश्यक है, अर्थात उन्होंने कहा कि जो समाज है उसमें लोगों के बीच में असमानता आ जाती है जब संपत्ति बराबर नहीं रहती। दूसरा, उन्होंने कहा व्यक्तिगत स्वार्थ। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लोग संपत्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में असमानता बढ़ती है, अर्थात कोई व्यक्ति ज़्यादा धन एकत्रित कर लेता है और किसी के पास खाने भर का भी नहीं रह जाता है, यह एक कारण उन्होंने बताया। तीसरा, उन्होंने बताया राज्य की स्थिरता। प्लेटो के अनुसार संपत्ति का साम्यवाद राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे समाज में असमानता कम होती है और लोगों में एकता
बढ़ती है। संपत्ति के साम्यवाद के लाभ क्या बताए प्लेटो ने? प्लेटो के अनुसार संपत्ति के साम्यवाद के निम्नलिखित लाभ हैं। सबसे पहला उसमें लाभ है समाज में असमानता कम होना। प्लेटो के अनुसार संपत्ति का साम्यवाद समाज में असमानता को कम करता है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वार्थ कम करना। प्लेटो के अनुसार संपत्ति का साम्यवाद व्यक्तिगत स्वार्थ को कम करता है। और तीसरा है राज्य की स्थिरता बढ़ना। प्लेटो के अनुसार संपत्ति का साम्यवाद राज्य की स्थिरता को क्या करता है? बढ़ाता है। इस प्रकार से हमने आपका पूरा पेपर जो है उसका सॉल्यूशन दिया। नेक्स्ट पेपर का आपका जल्दी आएगा। आपको मतलब आपके एग्ज़ाम कब हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपके एग्ज़ाम जब हो जाए तो आप क्वेश्चन पेपर अवश्य सेंड कर दें, आपको उसको सॉल्व करा दिया जाए। चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।